हेलो बच्चों, वेलकम बैक। होपिंग कि सब कुछ सही चल रहा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में और हीट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो लगभग हीट के इक्विवेलेंट है। जो हमने हीट में पढ़ी थी वही सब चीज़ें हम टेम्परेचर में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर और हीट तो लगभग सेम चीज़ें होनी चाहिए, बट इन एक्चुअल टेम्परेचर एंड हीट आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है, हीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर? सो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है वो हमें कौन बताता है? टेम्परेचर। और कोल्डनेस और हॉटनेस को हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्मल स्टेट। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसके बाद हमने कल बोला था कि जो हीट है वो फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब वो कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी हीट फ्लो की, वो भी हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर। ठीक है, तो कल हमने देख ही लिया था कि जो हमारी हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है? फ्लो करती है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। समझ आया? गुड। ठीक है, तो अभी कल हमने ये तो पढ़ लिया था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे है और कौन सा ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट हमारी किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, या कौन सा ऑब्जेक्ट हीट रिलीज़ कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट हीट को रिलीज़ करते हैं, जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखा, हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को किस में रखा? कांटेक्ट में रखा, तो एक ऑब्जेक्ट तो हीट रिलीज़ करेगा और एक ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा। तो जो रिलीज़ करता है दैट विल बी एट हायर टेम्परेचर और जो गेन करेगा दैट विल बी एट लोअर टेम्परेचर। मतलब जो हमारी हीट है और टेम्परेचर है वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिलेटेड है। गॉट इट? कूल। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे कैसे पता चलेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट ने हीट रिलीज़ करी है दैट मीन्स दैट इज़ एट हाई टेम्परेचर, और जिसने हीट को गेन किया है दैट विल बी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लो दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं, कि ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब मैं इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगी तो कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट कंटेंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी है, तो हमने कल पढ़ा था जो हीट एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी, कि उसके पास कितनी हीट एनर्जी है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना कम मास होगा उतने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हीट ऑफ एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी पे। सेकेंडली किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। और थर्डली इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, कि हमारे टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? It's Kelvin and its symbol is capital K. Apart from this, there are some other units, that is degree Celsius and degree Fahrenheit.
ठीक है। तो फिर हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए कि अगर हमें केल्विन में दे रखा हो तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो केल्विन में कैसे करेंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। तो पहला जो हमारा रिलेशन है वो है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, कि मान लो हमें टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में और हमें बताना है कि केल्विन में उस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे, फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो टेम्परेचर मिलेगा, दैट विल बी इन केल्विन। समझ आया? नहीं? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। अभी हमें क्या करना है, इसको केल्विन में बताना है। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमें क्या करना है, उसमें 273 ऐड कर देना है। तो 100 + 273 विल बी 373 केल्विन। ठीक है। तो अगर मुझे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, मतलब हमें डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल्स की। जैसे हमने लेंथ को मेज़र करना है तो हमारे पास बहुत टाइप के स्केल होते हैं, जैसे मीटर स्केल है ना, सेंटीमीटर स्केल, देन इंची टेप भी देखा होगा जो यूज़ किया जाता है स्टिचिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना। तो होता क्या है, मीटर स्केल में डिवीज़न होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे एक बड़ा डिवीज़न बताता है 1 मीटर, और 1 मीटर के अंदर, मतलब एक जो बड़ा डिवीज़न है बड़ा वाला, उसके अंदर होते हैं 100 छोटे छोटे डिवीज़न्स, और एक छोटा डिवीज़न हमें बताता है सेंटीमीटर के बारे में। 1 शॉर्ट डिवीज़न टेल्स अबाउट द 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर स्केल की बात करूं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्या होते हैं, जो डिवीज़न्स होते हैं बड़े वाले, वहाँ पे एक डिवीज़न बताता है हमें 1 सेंटीमीटर के बारे में, और ये जो 1 सेंटीमीटर होता है इसके अंदर फर्दर कितने डिवीज़न्स होते हैं, 10 डिवीज़न्स। कितने डिवीज़न्स होते हैं, 10 डिवीज़न्स। और एक डिवीज़न किसके इक्वल होता है, हमारा 1 मिलीमीटर के। सिमिलरली वी हैव सम इंची टेप। तो इसी तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए 3 स्केल्स हैं, दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर और जिससे नीचे अगर मैं कोई टेम्परेचर लूँ तो मॉलिक्यूलर मोशन सीसेस, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाती है। हमने क्या बोला था कि जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। और ये मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है। तो क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर मैंने एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ला दिया, क्या कर दिया, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ला दिया, या फिर इससे कम टेम्परेचर करने की कोशिश करती हूँ, तो जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, हमारे रेस्ट में होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो लाई करता है 0 केल्विन पे। ठीक है। तो इससे नीचे वाले टेम्परेचर्स की बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो हमारा केल्विन स्केल है उसका एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो किस पे लाई करता है, 0 केल्विन पे। इसका मतलब केल्विन स्केल पे नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है T इन केल्विन इज इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। तो हमें पता है कि 0 केल्विन है यहाँ पे, तो T इन 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो T इन डिग्री सेल्सियस विल बी -273। तो हमारा जो टेम्परेचर आया, मतलब जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पे, वो कितना है,
273 डिग्री सेल्सियस, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। और फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, -459 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स की या फिर सब्सटेंसेस की फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। तो केल्विन पे, और ये बता रखी है हमने वाटर की, किसकी बात कर रखी है, वाटर की। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या आइस पॉइंट है केल्विन स्केल पे होता है 273 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं स्टीम पॉइंट की या बॉयल पॉइंट की, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा वाटर जो है बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो केल्विन में होता है 373 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, वैसे ही इनके बीच में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 373 और 273 में कितना डिफरेंस है, 373 माइनस 273 विल बी 100। मतलब हमारा जो स्टीम पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस पे भी कितने डिविजन्स होते हैं, 100 डिविजन्स। लेकिन अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो वहाँ पे कितने डिविजन्स होते हैं, 180। 212 माइनस 32 विल कम आउट टू बी 180, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन स्केल में तो इक्वल डिविजन्स है बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिविजन्स हैं, 180 डिवीज़न। मतलब 180 डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ इक्वल टू 100 डिवीजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 180/100। तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9/5 ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो इसका यूज़ करके जो हमारा रिलेशन आता है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, दैट इज़ C/5 इज़ इक्वल टू F - 32/9, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है, ये भी कन्वर्जन में यूज़ होगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आ सकते हैं। क्लियर, गुड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया टेम्परेचर भी और हमने पढ़ लिया हीट भी, तो हमें लगभग सेम चीज़ें लगी। टेम्परेचर में हम बताते हैं कि हाई टेम्परेचर डिटरमाइन होगा उस ऑब्जेक्ट से जो कि हीट रिलीज़ करेगा, और हीट में हमने क्या बोल दिया कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एनर्जी, सॉरी हीट एंड टेम्परेचर। तो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने बोला है कि मोशन जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, हीट आती है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है थर्मल स्टेट के बारे में, कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, और हीट किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट पे फ्लो करेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कौन होगी, वो कौन बताता है, हमारा टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, जो हमारी वर्क डन की होती है और एनर्जी की होती है, सेम हमारी किसकी है, हीट की है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो उसकी ऐसा यूनिट है केल्विन, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसका मास कितना है, कितना टेम्परेचर है, कैसा मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट एनर्जी है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर डिपेंड करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा हीट इज़ मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब हीट को टेम्परेचर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। दो ऑब्जेक्ट्स, उनके पास सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हो सकती है, मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका टेम्परेचर सेम हो। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर जो हीट कंटेंट है वो क्या होगी, सेम होगी,
ठीक है। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, अगर हमने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में लेके आए, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज़। तो उस पूरे सिस्टम की, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट इज़ दिस वन एंड अदर ऑब्जेक्ट इज़ दिस वन। तो इसकी कुछ ना कुछ हीट होगी, से Q1, और इसकी कुछ हीट होगी Q2। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की हीट की बात करूं, दैट विल बी Q1 प्लस Q2। क्लियर? गुड। When two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is the temperature in between the टू टेम्परेचर्स। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली सम कर दिया था, लेकिन मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा सिस्टम का, वो क्या होगा, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आई होप आपको हीट में टेम्परेचर में डिफरेंस पता चला हो, एंड हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है वो भी पता चला हो। तो अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।